आज का डीप डाइव हमें ले जा रहा है हजारों साल पीछे, प्राचीन भारत के कह सकते हैं एक बहुत ही दिलचस्प दौर में। हमारे पास जो स्रोत हैं वो वैदिक आर्यों के भारत में फैलने की कहानी बताते हैं, पर ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की कहानी नहीं है, बल्कि वहां जो पहले से लोग रह रहे थे उनके साथ टकराव और फिर मेलजोल की एक लंबी और काफी उलझी हुई दास्तां है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। हाँ, और ये कहानी उतनी सीधी है भी नहीं जितनी लगती है। हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे कुछ कबीलों की पहचान धीरे धीरे बड़े बड़े इलाकों की पहचान में बदली। ये वो प्रक्रिया है जिसने आगे चलकर भारतीय संस्कृति की नींव रखी। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि ये सिर्फ जीत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही जटिल लेन देन था। चलिए तो सबसे पहले उस दुनिया में चलते हैं। अगर हम एक वैदिक कार्य की नजर से देखें तो उनका नक्शा कैसा दिखता था? उनका होम बेस क्या था? उनकी दुनिया का केंद्र था सप्त सैंधव, मतलब 7 नदियों का इलाका। आज का जो पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र है वो। ऋग्वेद का नदी सूक्त तो 21 नदियों का जिक्र करता है, जो दिखाता है कि वो अपने भूगोल को कितनी बारीकी से जानते थे। 21 नदियां? हाँ, लेकिन हर नदी का दर्जा कह सकते अलग था। अच्छा, मतलब कुछ नदियां दूसरों से ज्यादा जरूरी थीं। बिल्कुल, जैसे सिंधु नदी को हिरण्यमयी कहा गया है, मतलब सोने वाली। सोने वाली? क्यों? क्यों? क्योंकि व्यापार और खेती के लिए वो बहुत बहुत अहम थी। लेकिन जब बात आस्था की आती है तो सरस्वती को नदी तमा, यानी सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ नदी माना गया है। तो एक तरफ आर्थिक जीवन है, दूसरी तरफ आध्यात्मिक। और ये दुनिया, ये कहाँ खत्म होती थी? उनकी सरहदें क्या थीं? स्रोत बताते हैं कि वो पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में गंगा यमुना के मैदान तक को जानते थे। लेकिन एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है, ऋग्वेद में गंगा का जिक्र सिर्फ एक बार है और यमुना का 3 बार। हाँ, बस। ये बिंदु बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब ये है कि आज जिस गंगा यमुना के मैदान को हम भारतीय सभ्यता का दिल मानते हैं, वो उस वक्त उनकी दुनिया का एक, यूं समझिए, दूर दराज का किनारा था। उनका पूरा फोकस पश्चिम की तरफ सप्तसैंधव पर था। ये दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ संस्कृति का केंद्र भी बदल जाता है। वैसे वो पहाड़ों को भी जानते थे, जैसे हिमालय की मुजवंत चोटी, जहां से उनका पसंदीदा पेय सोम आता था। तो ठीक है, उन्होंने अपनी दुनिया का नक्शा बना लिया, लेकिन जाहिर है कि वो इस इलाके में अकेले तो थे नहीं। तो जब ये लोग फैल रहे थे तो स्थानीय लोगों के साथ इनका रिश्ता कैसा था? क्या सब कुछ शांति से हुआ? नहीं, शांति से तो बिल्कुल नहीं हुआ। स्रोतों में स्थानीय निवासियों के लिए दस्यु जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और उनके साथ लगातार संघर्ष का जिक्र मिलता है। यहाँ आर्यों को उनकी तकनीक ने बढ़त दिलाई। उनके पास घोड़ों से चलने वाले मजबूत रथ थे और शायद कांसे के बेहतर हथियार। और इन संघर्षों में सबसे बड़ा कौन सा था? मतलब कोई एक ऐसी लड़ाई जिसने सब कुछ बदल दिया हो? हाँ, वो थी दशराज युद्ध। 10 राजाओं की लड़ाई? बिल्कुल, 10 राजाओं की लड़ाई, जिसका जिक्र ऋग्वेद के 7वें मंडल में आता है। ये परुष्णी नदी, यानी आज की रावी नदी के किनारे लड़ी गई थी। एक तरफ भरत कबीले के राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक गठबंधन। और नतीजा? सुदास की जीत हुई, और इस एक जीत ने उस पूरे इलाके में भरत कबीले का दबदबा वो कायम कर दिया। सोचिए, हजारों साल पहले एक नदी के किनारे एक लड़ाई हुई जिसने उत्तर पश्चिमी भारत का भविष्य तय कर दिया। तो क्या ये कहानी सिर्फ लड़ाई और वर्चस्व की ही है, या इस टकराव से कुछ नया भी निकल कर आया? यहीं पर कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। ये सिर्फ टकराव नहीं था, धीरे धीरे मेलजोल भी शुरू हुआ। अच्छा, इसका क्या सबूत है? सबसे बड़ा सबूत भाषा में मिलता है। ऋग्वेद के जो बाद के हिस्से हैं उनमें हमें मुंडा और द्रविड़ भाषाओं के शब्द मिलने लगते हैं, जो कि स्थानीय भाषाएं थी। इसका सीधा मतलब है कि लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, विचार और शब्द अपना रहे थे। मतलब एक तरह का सांस्कृतिक लेन देन भी चल रहा था। निश्चित रूप से आर्यों ने स्थानीय लोगों से खेती के नए तरीके और शायद मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी कलाएं भी सीखीं। और इसी मेलजोल की प्रक्रिया में आर्य शब्द का मतलब भी बदल गया। अब ये किसी नस्ल की पहचान नहीं रहा, बल्कि एक खास भाषा बोलने वाले और एक कुलीन संस्कृति का हिस्सा होने की पहचान बन गया। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो ये विस्तार सिर्फ जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं था। इसकी शुरुआत हुई गविष्ठी से,
यानी गायों या चारागाहों की खोज से, लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया बन गई जिसने लड़ाई और मेलजोल दोनों के जरिए एक बिल्कुल नए समाज को जन्म दिया। और इसी मिली-जुली बुनियाद पर आगे चलकर उत्तर वैदिक काल के बड़े राज्य बने और भारतीय संस्कृति का वो विशाल स्वरूप खड़ा हुआ जिसे हम आज जानते हैं। ये एक दिलचस्प विचार छोड़ जाता है ना? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इस पूरे विस्तार का एक मुख्य कारण गविष्टि यानी एक आर्थिक जरूरत थी। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या अक्सर किसी भी समाज की सबसे बड़ी आर्थिक जरूरत ही ये तय करती है कि वो दूसरी संस्कृतियों से कैसे मिलेगा, जिसमें शुरुआत में शायद संघर्ष हो, लेकिन अंत में किसी न किसी तरह का समन्वय वो जरूरी हो ही जाता है।